सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 18 जुलाई के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। तो प्रथम पृष्ठ पे खबर आती है अहमदाबाद सबसे स्वच्छ शहर, फिर भोपाल और लखनऊ का नंबर। ये आपका स्वच्छता सर्वेक्षण को लेके है जो कि मोटिवेट करता है म्यूनसिपैलिटीज़ को और शहरों को कि वो अपने जगहों को साफ रखें और रखने में सहायता करें। बढ़ते हैं आज के संपादकीय की तरफ। संपादकीय इस क्रम में है जोखिम की उड़ान, फिर मुफ्त का औजार और सुरक्षा परिषद और भारत की दावेदारी। जोखिम की उड़ान में हाल ही में हुए अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर बात करी गई है। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे के बाद से विमान सेवाओं की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं, जो कि वाजिब बात भी है क्योंकि बहुत लोगों की जान इस पे टिकी होती है। इसके अलावा अगर उड़ान भरते ही किसी विमान का इंजन फेल हो जाए या फिर बीच रास्ते में तकनीकी खराबी आ जाए तो इससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। हवाई यात्रा में जोखिम इतना गहरा है कि हादसे की सूरत में बचने की गुंजाइश नहीं होती। पिछले कुछ महीनों से लगातार घट रही घटनाओं से विमान कंपनियों की साख तो खतरे में है ही, वहीं यात्रियों का भरोसा भी टूट रहा है और वे यात्रा के जोखिम को लेकर आशंकित हो रहे हैं। ऐसी घटनाओं की जवाबदेही स्पष्ट रूप से तय होनी चाहिए। अहमदाबाद हादसे से देश भर उभरा भी नहीं हुआ कि बुधवार की रात विमान यात्री उस समय सहम गए जब दिल्ली से गोवा जा रहे विमान का एक इंजन रास्ते में खराब हो गया। यह एक आपात स्थिति थी, लिहाजा मार्ग बदलकर उसे मुंबई में सुरक्षित उतार दिया गया। पायलट के समय रहते संदेश के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। चिंता की बात है कि विमानों के इंजन फेल होने के मामले बढ़ रहे हैं। विमान कंपनियां डीजीसीए की हिदायत के बाद भी सजग नहीं दिख रही हैं। विमान के इंजन बंद होने या किसी भी तकनीकी खराबी को गंभीरता से लिए जाना चाहिए। हाल ही में इंडिगो का ही एक विमान घटना पटना में हवाई पट्टी को छू कर दोबारा उड़ गया था और इस दौरान यात्रियों की सांसें अटकी रहीं। देखिए, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई टेक्निकल फेलियर ऐसा देखने को मिल रहा है आपको लगातार विमानों में, तो एयरलाइंस को ये सर्विसिंग करानी चाहिए उनकी, या अगर कोई मेजर इंजन फेलियर वाला या कोई ऐसा एयरलाइंस है जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रही है इन घटनाओं को लेकर, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगले बढ़ते हैं सुरक्षा परिषद और भारत की दावेदारी। सुशील कुमार सिंह साहब कहते हैं ब्रिक्स देशों का सम्मेलन बीते 6-7 जुलाई को ब्राज़ील के रियो डी जनीरियो में संपन्न हुआ, जहां कई ज्वलंत मुद्दे उठे और इन्हीं में एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार से संबंधित भी था। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सुरक्षा परिषद की ओर अधिक लोकतांत्रिक, प्रभावी और कुशल बनाने की वकालत की है। खास बात यह भी रही है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र में तुलनात्मक रूप से बड़ी हुई भूमिका निभाने की ब्राज़ील और भारत की इच्छा का समर्थन किया है। बिल्कुल, भारत और कई एशियाई देश ये अब चाह रहे हैं कि जो सुरक्षा परिषद है ना, उसमें परिवर्तन, ढांचागत परिवर्तन लाया जाए। जो डोमिनेंस कुछ ही देशों का चल रहा है उस पे, अब एशियाई देश भी उसमें या फिर आपका दक्षिण अमेरिकी देश भी उसमें अपनी एक अहम भूमिका निभाएँ। वैसे देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का मामला दशकों पुराना है।
कई सालों से चल रहा है। यदि अमेरिका जैसे देश वास्तव में इस मसले पर गंभीर है, तो सुरक्षा परिषद में बड़े सुधार को सामने लाकर भारत की स्थायी सदस्य के रूप में इसे जगह दी जानी चाहिए। पिछले वर्ष भारत दौरे पर आए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र का मौजूदा स्वरूप विश्व की बदलती जरूरतों के मुताबिक नहीं है और उसमें सुधार नितांत आवश्यक है। अब ब्रिक्स सम्मेलन में चर्चा के बाद ये मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने जोर दिया कि सुरक्षा परिषद में सुधार वैश्विक दक्षिण के हितों के अनुरूप होना चाहिए। यानी ये सुधार विकासशील देशों की भूमिका को विस्तार देने से भी जुड़ा होना चाहिए। ये ऐसे विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर विश्व व्यापार संगठन पर भी सवाल उठते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की उपयोगिता और उसकी सफलता तथा विफलता की लकीर भी कमोबेश छोटी बड़ी रही है। संदर्भ ये भी है कि किसी भी संगठन या परिषद को यदि सुधार और बदलाव से विमुख कर लंबे समय तक रखा जाए तो उसमें गैर उपजाऊ तत्व स्वतः शामिल हो जाते हैं। दुनिया में भारत का बढ़ता कदम मौजूदा समय में पूरी धमक के साथ प्रतिबंधित रहता है कि सुरक्षा परिषद में फेरबदल के साथ उसे स्थायी सदस्य बनाया जाए। बिल्कुल ज़रूरत है कि इन संस्थानों को एक नए दिशा में भेजा जाए। वो दिशा है विकासशील देशों की दक्षिण देशों के हित में, उनकी डिप्लोमेसी के हित में, विकास के हित में। दुनिया ने कई तरह के आकार और प्रकार के ग्रहण कर लिया है, मगर सुरक्षा परिषद 5 स्थायी सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस के अलावा 10 अस्थायी सदस्यों के साथ यथावत स्थिति में है। ये दुनिया कितनी बदल गई है। पहले की बातें अलग थी, अब की बातें अलग हैं। पहले के मुकाबले अब दुनिया, देश, सब चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं दशकों पहले ही। तो क्यों अभी भी वो ढांचागत परिवर्तन नहीं लाया गया है संयुक्त राष्ट्र में? ये एक प्रश्न है जो कि भारत और ब्राज़ील का भी है और साथ ही साथ में दक्षिण एशिया अन्य देशों का भी है। असल में सुरक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1945 की भू राजनीतिक और द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी स्थिति को देखकर की गई थी। उस समय इसकी ज़रूरत थी। उस समय वैसे ही विश्व बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था। देखा जाए तो शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही इसमें बड़े सुधार की गुंजाइश थी, जो नहीं किया गया। 5 स्थायी सदस्यों में यूरोप का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है, जबकि आबादी के लिहाज से वह मुश्किल से 5% स्थान घेरता है। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का कोई सदस्य देश इसमें स्थायी नहीं है, जबकि संयुक्त राष्ट्र का 50% कार्य इन्हीं से संबंधित है। सुरक्षा परिषद के ढांचे से सुधार इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि इसमें अमेरिका वर्चस्व दिखाता है। भारत की सदस्यता के मामले में दावेदारी बहुत मजबूत दिखाई जाती है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन को पीछे छोड़कर पहला सबसे बड़ा सा देश बन गया है, जबकि अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया का 5वां बड़ा देश है। ऐसे में भारत की दावेदारी कहीं अधिक मजबूत है। इतना ही नहीं, भारत को विश्व व्यापार संगठन, ब्रिक्स और G20 जैसे अधिक आर्थिक संगठनों में प्रभावशाली माना जा सकता है। बिल्कुल, भारत भी अब देखिए मजबूती के साथ आगे चल रहा है कई पहलुओं पर। L69 समूह, जिसमें भारत, एशिया, अफ्रीका इत्यादि विकासशील देशों की अगुवाई कर रहा है, वह भी सुरक्षा परिषद के सुधार की मांग करता रहा है। तो सारे देश, क्योंकि देखिए वीटो पावर जैसी पावर्स मिल जाती हैं परमानेंट होने पे। यदि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलती है तो चीन जैसे देशों के वीटो का दुरुपयोग पर न केवल अंकुश लगेगा बल्कि व्याप्त असंतुलन को भी पाटा जा सकेगा। और जो कहीं न कहीं एशियन कंट्री के साथ में थर्ड वर्ल्ड ट्रीटमेंट करा जाता है, एक मतलब उनको एक बहुत ही निचले दर्जे का माना जाता है, वो भी कहीं न कहीं बदलेगा। माना जाता है कि जिस स्थायी सदस्यता के लिए भारत पिछले कुछ वर्षों से प्रयासरत है, यह वर्ष 1950 के दौर में आसानी से सुलभ थी। आवश्यकता की दृष्टि से देखें तो भारत को इसका स्थायी सदस्य इसलिए होना चाहिए क्योंकि सुरक्षा परिषद प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है। प्रतिबंध लगाने या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिए इस परिषद के समर्थन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में एशिया में शांति और स्थिरता की दृष्टि से भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए। चीन द्वारा सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के आतंकवादियों की सूचीबद्ध करने में बार बार अड़ंगा लगाना इस बात को पुख्ता करता है। स्थायी सदस्यता मिलने से भारत को वैश्विक पटल पर अधिक मजबूती से अपनी बात कहने की ताकत मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अब वैसे ही भारत को अब वक्त बदल चुका है। भारत को अब किसी के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। भारत लीड करता है अब। भारत लीड कर रहा है कई संगठनों को, कई एशियाई ग्रुप्स को। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अन्य अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक जगत की खबरों की तरफ।
जिन्हें आप हमारी वेबसाइट में डिटेल में पढ़ सकते हैं, और कई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो कि हाल ही में आजकल में चर्चा में रही थी, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में भी आप हमारी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।